नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिशर्स की क्या नीति रही। चाहे वो कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, सभी नीतियों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों को हम देखेंगे। जो ब्रिटिश सत्ता थी या अंग्रेजी शासन था, और भारतीय राज्य मतलब कि यहाँ की देसी रियासतें, इनके बीच में संबंध किस तरह से थे। तो इनमें जो संबंध थे भारतीय राज्य या रियासतें और ब्रिटिश सत्ता के बीच में, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, पैरामाउंसी, यानी कि सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता या परमोच्च सत्ता, ये ब्रिटिश सरकार के लिए यूज़ किया गया है कि जो ब्रिटिश शासन है वो सर्वोच्च है, और इसके लिए शब्द प्रयोग होता है पैरामाउंसी। ली वार्नर ने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में इन संबंधों को तीन भागों में विभाजित किया है। किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये जो तीन भागों में विभाजित किया गया है किसने किया था, तो इस बात का ध्यान रखना है, ली वार्नर। ली वार्नर ने, इनकी पुस्तक है नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सत्ता के बीच में जो संबंध थे उनको तीन चरणों में बांटा गया है। जिसमें पहला है कि घेरे की नीति, इसको रिंग फेंस नीति कहा गया है, 1756 से लेकर 1813 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा है इसमें अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जो 1813 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना जाता है, जब 1857 की क्रांति होती तब तक के लिए। इसके बाद आता है अधीनस्थ संघ की नीति, जो 1858 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहता है। इनकी पुस्तक नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, ये 1910 तक का ही इसमें बताती है। अब 1910 के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रही है, तो ये जो विभाजन था, एक क्लासिफिकेशन तीन चरणों वाला, ये ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहा, इसमें पूर्णता नहीं थी। तो फिर इस विभाजन को पांच भागों में बांटा गया, अलग अलग। और मुख्य रूप से हम उन पांचों भागों को ही देखेंगे कि कौन कौन से पांच भागों में बांटा गया है ब्रिटिश सत्ता और रियासतों के बीच में संबंध को। उसमें पहला आता है कि कंपनी और जो भारतीय रियासतें थी, उनमें संघर्ष चल रहा था अपने आप को स्थापित करने का। ब्रिटिश कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में, ब्रिटिश कंपनी ये चाहती थी कि उन्हें भारतीय रियासतों के बराबर का दर्जा मिले, और इसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रही थी। हमने देखा है कि जब तक बक्सर और प्लासी की लड़ाई नहीं हो जाती है, तब तक ये संघर्ष करती रहती है, क्योंकि तब तक कंपनी की कोई विशेष मजबूत शक्ति के रूप में नहीं थी वो। 1765 ईस्वी से पूर्व कंपनी का जो व्यापार करना ही मुख्य उद्देश्य था। अगर इससे पहले आप देखोगे तो इस समय ये व्यापारी थे, 1765 ईस्वी तक। लेकिन जब ये इन्होंने कर्नाटक युद्ध देखा, प्लासी और बक्सर की लड़ाई देखी, तो इन युद्धों में इन्होंने महसूस किया कि जो भारतीय रियासतों में जो कमजोरी थी, उस कमजोरी को देख करके जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी। और जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती, इसके बाद कंपनी भारतीय राज्यों के समान एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। हमने देखा है जब बक्सर की लड़ाई होती है, तब इलाहाबाद की संधि होती है, और किस तरह से कंपनी को बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में राजस्व और दीवानी अधिकार मिल जाते, ये पिछली क्लासों में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं, तो अब यहाँ इस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे। पहला इसमें आता है कंपनी का रियासतों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष। ये भारतीय राज्य और ब्रिटिश शासन के बीच में संबंधों का पहला चरण है।
और ये 1740 से लेकर 1765 ईस्वी तक रहता है। इसी समय में कर्नाटक युद्ध और बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, ये लड़ाइयाँ होती है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ये इस पहले भाग में आता है। इसके बाद 1765 ईस्वी के बाद जब ये इलाहाबाद की संधि होती है और इनको राजस्व अधिकार और दीवानी अधिकार मिलते हैं, इसके बाद कंपनी की नीतियों में बदलाव देखने को मिलता है। अब कंपनी सुरक्षित घेरे की नीति अपनाती है, जिसको रिंग फेंस नीति कहा गया है। ये रिंग फेंस की नीति 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक चलती है। तो दूसरा भाग आता है इसमें रिंग फेंस की नीति, या जिसको घेरे की नीति कहा जाता है। घेरे की नीति या रिंग फेंस। कई बार हिंदी में भी रिंग फेंस ही पूछा जाता है। ये 1765 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक चलता है ये। ये जो रिंग फेंस की नीति है, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग लेके आया था, इसने सबसे पहले इसको अपनाया था। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट बनाती है, और जिन पड़ोसी राज्यों को बफर स्टेट बनाया जाता है, उन राज्यों की सीमाओं की रक्षा कंपनी करती थी, ताकि कंपनी के राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हो सके। मतलब ये होता है कि जैसे बीच में एक राज्य है, उसके आसपास के राज्यों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है कि आपकी सीमाओं की रक्षा हम करेंगे। उनके सीमाओं की रक्षा करना मतलब जो बीच में जो राज्य है, कंपनी राज्य है, उसके सीमाओं की रक्षा अपने आप हो रही है। हालांकि इसके लिए खर्चा भी वो पड़ोसी राज्य की, जिन राज्यों की सीमाएं होती है, जहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं, उनसे निकालती थी कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रस्ट का काम कर रही है। इसके बाद वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई, ताकि रियासतों को कंपनी पर निर्भर बनाया जा सके, और ये कार्य काफ़ी हद तक शक्ति के दम पर था। मतलब आप कह सकते हो कि ज़बरदस्ती वाला काम था। सहायक संधि में क्या होता है कि जो राज्य था, रियासतें थी, देसी रियासतें, उनमें प्रेसिडेंट होता था ब्रिटिश सरकार का, वहाँ पर सेनाएं होती थी, और उनका खर्चा भी जो रियासत होती थी वही देती थी, और बदले में ये उनको सुरक्षा वहन करवाते थे। तो इसमें क्या दिक्कत आती थी कि ये जो रियासत थे, उनकी सेनाएं तो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और ब्रिटिश सेना आ गई, क्योंकि खर्चा तो रियासत ही दे रहा है, और सेना ब्रिटेन की है या अंग्रेजों की सेना है, कंपनी की सेना है। सेना इनकी मजबूत हो रही है और उसका खर्चा रियासत उठा रही है। ये जो सहायक संधि है, अगर आप इसको देखोगे तो ये सबसे पहले इसको जो प्रयोग किया था वो डुप्ले ने किया था। तो सहायक संधि का अगर जनक की बात करें तो डुप्ले डुप्ले ये फ्रांसीसी गवर्नर था। इसने सबसे पहले सहायक संधि शुरू करी थी, और हैदराबाद, कर्नाटक, इन राज्यों के साथ उसने सहायक संधि शुरुआत कर दी थी इसने। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार करी थी 1798 ईस्वी में, 98 में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार करी थी? हैदराबाद के निज़ाम ने। हालांकि बाद में इस संधि को रिव्यू भी किया जाता है, तो ये 2 बार होती है हैदराबाद के साथ, लेकिन अगर पहले किसने करी थी तो 1798 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि होती है। पहला राज्य हैदराबाद जो सहायक संधि स्वीकार कर रहा है। इसके बाद जो नीति अपनाई जाती है वो आती है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। ये 1813 से 1857 ईस्वी तक चलती है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1857। और 1857 में हो जाती है क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लॉर्ड हेस्टिंग ने भारतीय राज्यों को अधीन रखते हुए एक दूसरे से
अलग रखने की नीति अपनाई। मतलब उन राज्यों को अपने अधीन रखा और उनको आपस में नहीं मिलने दिया। अगर आपको आपस में किसी तरह का कोई संबंध बनाना है, चाहे वो विवाह शादी हो, किसी तरह की मित्रता हो, कोई संधि समझौता हो, तो आपको पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी, कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके लिए हर राज्य जो इनके अधीन था उनमें एक रेजिडेंट होता था, सेना होती थी, वो उनके दरबार में बैठता था। रेजिडेंट दरबार में जो भी बातें हो रही है वो उसकी नज़र में होती है। अंग्रेज अधिकारी जो रेजिडेंट होता था या कोई पॉलिटिकल एजेंट होता था, उसको हर चीज़ की जानकारी होती थी और उससे पूछकर ही काम किया जाता था। एक तरह से ये कंपनी पर डिपेंड हो गए थे सभी राज्य, जो रियासतें थी जो ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार के अंडर में थी। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा इन्वॉल्व नहीं हुआ, अभी तक कंपनी का ही शासन चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस नीति के अंतर्गत कई भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। जैसे अगर आप देखोगे काठियावाड़ की रियासतें, राजपूताना की रियासतें, और नेपाल से युद्ध करके एक संधि होती है सुगौली की संधि, इसके द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। फिर विलियम बेंटिक ने भी मैसूर, कछार, कुर्ग, जयंतिया, उनकी रियासतों को अधिग्रहण किया गया। फिर आता है डलहौजी। तो डलहौजी की राज्य हड़प करने की नीति सबसे कुख्यात रही है ब्रिटिश शासन में देखोगे तो। इसके लिए भी इन्होंने 3 तरीके अपनाए। पहला तो है कि सीधा युद्ध कर लो, जैसे हमने पंजाब वाले मामले में देखा है कि आंग्ल सिख का युद्ध होता है और पंजाब को सीधे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। इसी तरह से बर्मा और सिक्किम में भी होता है, वहाँ पर आक्रमण किया जाता है और उनको ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। दूसरी जो नीति अपनाई जाती है वो है कुशासन का आरोप लगाते हैं कि ये राज्य भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कुशासन कर रहे हैं, और कुशासन का आरोप लगा करके उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है। तो अगर आप देखोगे कि हैदराबाद जब वो अपना राजस्व भुगतान नहीं कर पाता है तो उससे बरार का क्षेत्र छीन लिया जाता है। इसी प्रकार से अवध को भी कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय भारतीय ब्रिटिश भारत में कर लिया जाता है। तीसरी जो इसमें नीति अपनाई जाती है गोद निषेध की नीति, और राज्य हड़प या व्यक्तिगत सिद्धांत जो था वो एक्चुअल में ये गोद निषेध निधि ही था। मतलब गोद निषेध में ये होता है कि जो कंपनी के अधीन राज्य थे उन राज्यों में अगर कोई पैतृक वारिस नहीं है, यानी कि जो राजा है उसका कोई बेटा नहीं है, राजकुमार नहीं है, ऐसी स्थिति में उस राजा को जो सर्वोच्च सत्ता थी कंपनी उसके द्वारा ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इसी को हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत कहा गया है। इसमें यह था कि भारतीय जो रियासतें हैं उनको उत्तराधिकार का निर्णय, उन रियासतों के उत्तराधिकार का निर्णय ब्रिटिश शासन द्वारा किया जाएगा, और निर्णय ये होता था कि जैसे तैसे करके उन राज्य को हड़प लेना और ब्रिटिश राज्य में मिला लेना। यही जो हड़प की जो नीति थी, व्यक्तिगत सिद्धांत था या राज्य की हड़प नीति थी, जिसको डलहौजी की हड़प नीति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि डलहौजी ने ही इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। यही 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण भी बनता है फिर, क्योंकि शासक वर्ग वो नाराज़ हो गया था और उनको अपने उत्तराधिकार को चुनने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि आप किसको गोद लेंगे, गोद लेने से ये होता है कि अगर किसी शासक के पास उसकी कोई संतान नहीं है, शासक की कोई वैध संतान नहीं है, उसका पुत्र नहीं है, तो वो क्या करता कि किसी दूसरे व्यक्ति को गोद ले लेता था, और गोद लिए हुए व्यक्ति के पास पूरे राजकुमार के पूरे अधिकार होते थे। मतलब कि उस राजा के बाद वो राजकुमार उस राज्य का शासक बनता था, वैध रूप से वो वारिस हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति को प्रतिबंधित कर दिया कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते हो, ये ब्रिटिश सरकार तय करेगी कि इस राज्य का अगला वारिस कौन होगा। और उसके लिए हर राज्य के लिए अलग अलग शर्तें तय करती थी कि आपके यहाँ गोद लेना है तो कैसे ले सकते हो, किस तरह से ले सकते हो, किसको ले सकते हो। ये शर्तें भी ब्रिटिश कंपनी ही तय करती थी, ब्रिटिश सरकार ही तय करती थी। उस समय कंपनी का ही शासन है अभी भी। डलहौजी ने कई राज्यों को इस हड़प नीति के तहत हड़प लिया था, जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इन राज्यों को डलहौजी ने हड़प लिया था। ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत था या जो हड़प नीति थी, इसको जोसेफ ह्यूम ने ये कहा कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत है। मतलब जिसके पास ताकत है वही राज्य कर रहा है। ये जोसेफ ह्यूम का कथन नहीं है, ये अपने सदन में कहा था इन्होंने। इसके बाद जो नीति अपनाई जाती है वो अधीनस्थ संघ की नीति। ये 1858 में प्रारंभ होती है। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त होता है और
ब्रिटिश शासन औपचारिक रूप से स्थापित हो जाता है। तो इसमें जो चौथी नीति अपनाई जाती है, अधीनस्थ संघ की नीति, ये 1858 में चालू होता है। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लिए कानून बनाना चालू कर देती है। और इस अधिनियम के तहत, नियम तो पहले भी बनने लग गए थे, लेकिन इसके तहत ये प्रावधान हो जाता है कि अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, और कंपनी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के तौर पे भारत का शासन संभालेगी। और ये चलता है 1935 तक। फिर 1935 के अधिनियम में व्यवस्थाएं बदल दी जाती है। अधीनस्थ संघ की नीति में क्या होता है कि जब 1857 की क्रांति होती है और शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाती है, तो ब्रिटेन ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। अभी तक हमने देखा है ना कि जो राज्य को हड़प लेते थे, कहीं पर आक्रमण करके सत्ता हथिया लेते थे, जैसे तैसे करके ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना ही इन गवर्नर जनरल का उद्देश्य बन गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब जो रियासतें हैं इनमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी जो राज्य जैसी स्थिति में उसको यथावत रखा जाएगा। और जो गोद लेने की व्यवस्था है, इस 1858 के अधिनियम में राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया गया। अब वो अपने हिसाब से अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो उनका जो वंशानुगत अधिकार है शासक का, वो भी उनको वापस दे दिया गया, बरकरार रखा गया, या आश्वासन दिया गया है कि आप अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुन सकते हैं। हालांकि जब भी अवसर मिलता है तो ये गड़बड़ी तो करते रहते हैं बीच में। इस अधीनस्थ संघ की नीति में भी सर्वोच्च शक्ति जो थी वो ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। इन्होंने भी कुशासन के आधार पर कई राजाओं को दंडित करना और हटाने का काम अब भी जारी रखा है। किसी राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर राजा को दंड दे देते थे, या किसी राजा को ये कहते हैं कि आप अब राज्य करने की आप में क्षमता नहीं है, आप बूढ़े हो गए हो, या आप ठीक से शासन नहीं चला रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, इस तरह से कुछ आरोप लगा करके राजाओं को हटा भी दिया जाता है। फिर लिटन के टाइम पर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1876 ईस्वी में एक शाही उपाधि अधिनियम बनाया जाता है, और 1877 ईस्वी में जो विक्टोरिया है ब्रिटेन की महारानी, उनको केसर हिंद की उपाधि दी जाती है। केसर हिंद की उपाधि दी जाती है और उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है, मतलब भारत की साम्राज्ञी अब महारानी विक्टोरिया है। इसके लिए दिल्ली में एक आयोजन किया जाता है जिसको दिल्ली दरबार कहा गया है। हालांकि ये दिल्ली दरबार बाद में भी आयोजित होते हैं। 1903 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है, कर्जन और हर्डिंग के टाइम पे। लिटन ने देसी रियासतों के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की थी। एक सुझाव दिया था कि जो ये देसी रियासतें हैं इनको सलाह देने के लिए एक समिति होनी चाहिए, कॉमन समिति, जो सभी रियासतों के लिए सुझाव दे। और ऐसा ही सुझाव 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था उसमें भी इस तरह की सिफारिश की गई है। 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एक शाही फरमान जारी करते हैं, जिसके तहत 1920 ईस्वी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हिंदी में नरेंद्र मंडल कहा जाता है, उसकी स्थापना होती है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई। नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसकी स्थापना होती है 1920 ईस्वी में। लेकिन इसका जो आदेश है ये 1919 में जारी हो जाता है, 23 दिसंबर 1919। और इस नरेंद्र मंडल की पहली बैठक होती है 8 फरवरी 1921 को।
तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिल रहे हैं कि इसकी बनाने की स्थापना करने का आदेश कब जारी हुआ। 1919 में हुआ। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। और इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 8 फरवरी 1921 को इसकी पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इसके पहले कुलाधिपति नियुक्त होते हैं। कुलाधिपति मतलब इनको उस समय चांसलर कहा जाता है। तो इसके पहले जो कुलाधिपति या चांसलर थे वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, सर गंगा सिंह बहादुर भी कहा जाता है इनको, सर की उपाधि मिली हुई है। और अंतिम चांसलर बनते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान। का ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का कंटेंट है। इस नरेंद्र मंडल के गठन की स्थापना, मतलब इस नरेंद्र मंडल के गठन के बाद इसका मतलब ये हुआ है कि अब जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी अब तक, मतलब रियासतों को अलग रखने की जो नीति थी, वो औपचारिक रूप से या कानूनी रूप से समाप्त हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अब तो सभी राजा राजकुमारों को एक ही चैम्बर में लाया गया, एक ही सभा में मतलब बैठने की इनकी व्यवस्था की गई है। ये नरेंद्र मंडल बन गया तो अब तक जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी कि राजकुमार या राजा या रियासतें आपस में मेलजोल नहीं कर सकती थी अपनी मर्जी से, ये व्यवस्था अब औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। ये जो नरेंद्र मंडल था इसमें रियासतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में आती थी पूर्ण वैधानिक रियासत, यानी कि जिनको पूरी तरह से वैध रियासतें हैं। इस तरह की 108 रियासतें इस समय भारत में थी और हर रियासत से एक सदस्य इस नरेंद्र मंडल में नियुक्त होता था। दूसरा इसमें श्रेणी थी सीमित वैधानिकता। इस तरह की इसमें 127 रियासतें थी और इन 127 रियासतों में से 12 सदस्य इसमें नियुक्त होते थे। तो तीसरी श्रेणी होती थी जो सामान्य जागीरें वगैरह ये जो होती थी, जिनकी कोई वैधानिकता नहीं है। इस तरह की जो जागीरें और जो रियासतें थी, छोटी रियासतें, इनकी संख्या थी 327। इनको इस नरेंद्र मंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इन देसी रियासतों और ये जो परम सत्ता थी, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन अब हो गया है, क्योंकि अब सीधा ब्रिटिश सरकार के अंडर में शासन आ गया है, अब कंपनी के पास नहीं है शासन। इनके बीच के संबंधों के स्पष्टीकरण के लिए और संबंधों को सुधारने के लिए, सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त होती है 1929 में, बटलर समिति। उन्नीस सौ सत्ताईस में होती है। 1927 ईस्वी में बटलर समिति स्थापित होती है और इसका काम ये रहता है कि रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच में संबंधों को स्पष्ट किया जाए। एक तो कि कौन श्रेष्ठ है, कौन किसके अंडर में है, और दूसरा कि ये सुझाव देना कि इनके बीच में संबंधों को कैसे सुधारा जाए। इसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश परम सत्ता है वो रियासतों की रक्षक है, रक्षा कवच है एक तरह से। ये रियासतों की रक्षा करती है ब्रिटिश सरकार, क्योंकि रियासतों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो स्वयं की रक्षा कर सके, ऐसा इसमें कहा गया है। और इनके बीच में जो संबंध है रियासत और ब्रिटिश सरकार के लिए इन्होंने परम सत्ता शब्द का प्रयोग किया है कि सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास है। इनके बीच में जो संबंध है ये कोई समझौता नहीं है, बल्कि ये परिस्थितियों और नीतियों से निर्मित एक जीवंत संबंध है, जिसका अपना एक इतिहास भी है। बटलर समिति की सिफारिश पर ही ब्रिटिश सरकार ने फिर भारतीय राज्यों से अपने संबंधों को अच्छा करने के उद्देश्य से एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन, फिर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिसमें ब्रिटिश भारत में जो रियासतें थी, देसी रियासतें जिनको कहा जाता है, राजवाड़े कहा जाता है, इनसे संबंधों को सुधारने के लिए इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। क्योंकि ये वो समय शुरू हो जाता है कि जब क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर होती है, गांधी जी भी आ जाते हैं और कुछ उग्र क्रांतिकारी गतिविधियां भी प्रारंभ हो जाती है। तो ब्रिटिश सरकार चाहती है कि जो राजा महाराजा, इनसे संबंध अच्छे रखे जाए। फिर आती है बराबर संघ की नीति। ये 1935 में चालू होती है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है उसके बाद।
1935 में प्रारंभ होती है और देश की आज़ादी तक चलती है, 1947 ईस्वी तक। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन इसमें राजाओं के सम्मिलित होना कंपलसरी नहीं था। मतलब जो रियासतें थी, उनके जो शासक है, वो उनकी अगर इच्छा है कि इसमें शामिल होना चाहिए इस संघ में, तो वो होंगे, और अगर उनकी इच्छा है कि नहीं शामिल होना है तो नहीं होंगे। जो 1935 का अधिनियम था, उसमें भारतीय संघ की जो विधायिका थी, उसमें 125 स्थान रियासतों के लिए निर्धारित किए गए थे, और जो उच्च सदन है उसमें 104 स्थान निर्धारित किए गए थे। अब संघ में शामिल होना राजाओं की इच्छा पर निर्भर था, लेकिन कोई भी शामिल हुआ नहीं, तो ये संघ अस्तित्व में नहीं आया। और ये व्यवस्था 1947 तक बनी रहती है। उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाता है, तो हालांकि उसके बाद भी शासन तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही चलता है, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है। तो ये थी भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीतियाँ किस तरह से थी, उनका संबंध किस प्रकार का था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में, स्टेट पीएससी की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।